बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। सवाल ये है कि सत्ता की चाह इसलिए दिल्ली की राह चुनी ममता बनर्जी ने। सवाल ये है 2024 पर निशाना, लोकतंत्र क्या सिर्फ बहाना? बंगाल में बहुमत, विपक्ष होगा सहमत इस पर? लोकतंत्र की फिक्र या दिल्ली पर दावेदारी का जिक्र? बंगाल में सियासी वार, संसद में आर पार। तो ये इस चर्चा के सवाल। पैनल में मेरे साथ राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, पक्ष रखेंगे मेरे साथ। बादल देवनाथ नेता टीएमसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता शिवसेना से मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। बादल देवनाथ, शुरुआत तो आप ही से करूंगी। जब खुद का घर शीशे का हो तो क्या दूसरे के घर पे पत्थर मारना ठीक है? दिल्ली दौरे से लोकतंत्र बचाएंगी ममता बनर्जी? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं दीदी का 2-3 लाइन, आपने सवाल किया सत्ता ने चाहा लोकतंत्र का बहाना। मैडम, जब मोदी जी कांग्रेस का गवर्नमेंट था, देवगौड़ा का गवर्नमेंट था, इंदु कुमार गुर्जर का गवर्नमेंट था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था, एक बार नहीं 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल का अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। उसके बाद मोदी जी का 2014 से 2021 था। ये क्या सत्ता के लिए नहीं, सब राष्ट्रों के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए? जब हम सब कहते हैं राष्ट्रों के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए, परिवेश के लिए, सबके लिए, अच्छे दिन तो मुझे मिला नहीं हम सबको। तो दीदी ने कहा तो अच्छे दिन तो नहीं मिला, तो सच्चे दिन तो चाहिए। तो सच्चे दिन के लिए, राष्ट्रों के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, तो 2024 तो दीदी को सत्ता तो आना ही पड़ेगा। तो दादा, मैंने भी तो यही पूछा ना आपसे। बादल देवनाथ, दादा मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछा, आप जिनका नाम गिना रहे हैं, जिनकी सत्ता के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या उनके सत्ता में आते ही उस दौर में, जिस दौर में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार, खूनी हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट होती है, इसका भी ब्यौरा है आपके पास? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए गुजरात में जैसे अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ दलितों के ऊपर, दिल्ली में दंगा हुआ, मुजफ्फरपुर दंगा हुआ, दुर्गा पूजा को लेके बिहार में जो दंगा हुआ था, लाठीचार्ज किया था, सबके लिए विचार होना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और कोरोना के मुद्दे में 2 साल में 4,15,000 के वो लोग जो मर गए, इसका जो जिम्मेदारी कौन है, इसके लिए विचार, ये सब आना चाहिए मैडम, सबको जाना चाहिए। चीन का मुद्दा आना चाहिए, पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, लद्दाख का मुद्दा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मैडम, सब कुछ बताइए। लेकिन बंगाल को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार, आपने ये नहीं कहा मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार 20 परियोजना के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा क्या, सारे जितना मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया। और ममता बनर्जी राष्ट्र संघ से भी पुरस्कार लिया, आप जानते हैं मैडम। तो इसलिए यहाँ पर बंगाली लोग कोई बलात्कार, कोई कुछ यहाँ पर नहीं होता है। 2-4 हिंसा हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और ज्यादातर हिंसा का बात जो भाजपा लोग करते हैं वो फॉल्स है, फेक वीडियो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो बात तो ठीक है, आपकी जो बातें हैं ना सर, आपकी जो बातें हैं मैं जानती हूँ, सुबह का समय है, आप तैयारी कर आए हैं, इतना अच्छा भाषण आपने दे दिया, सुनकर मैं भी प्रभावित हो गई। मुझे लगा अभी तो 24 आ गया, बस ममता दीदी ने आपको कमान दे दी है कि जाओ और भाषण दो बहुत अच्छा, ताकि लोग इससे प्रभावित हो जाए, ऐसा ही मुझे लग रहा था। लेकिन शरद पवार से मुलाकात नहीं कर पाई ममता दीदी, वो अगर किसानों की हितैषी है तो वो तो किसानों से भी मुलाकात नहीं कर पाई। मैं ये कह रही हूं, अगर वो अपने आप को विपक्ष का बहुत बड़ा नेता मान चुकी है बंगाल में सत्ता पाने के बाद से, तो एक बार बैठती तो सही जंतर मंतर पर, फिर समझ में आता कि हर 2 महीने में ममता दीदी कैसे दिल्ली का दौरा कर लोकतंत्र को बचाएंगी। मैं आऊंगी और मेहमानों को जोड़ती हूँ। राजीव जेटली, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोकतंत्र नहीं बचा पा रहे सर, कैसे चलेगा देश? सीखिए ममता बनर्जी से कुछ। देखिए, बिल्कुल मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात को लेकर के कि अगर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी का नेता जिसके प्रदेश के अंदर, जैसा आपने भी अभी कोट किया कि औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, और भेदभाव की राजनीति जा रही है, भेदभाव की राजनीति की जा रही है, सरेआम पत्थरों से मार मार के पीटा जा रहा है, उनको जान से मार दिया जाता है, जो लोग टीएमसी के नहीं होते हैं। ऐसे प्रदेश की अगर नेत्री दिल्ली में आती है और उसके बाद उसका स्वागत किया जाता है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, तो ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। अगर यही हालात
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के अंदर होते, या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के अंदर कोई साइकिल से गिर भी जाता, उसको चोट लग जाती, तो ये सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होके उसके बॉर्डर पर पहुंचते और वहां पर जाकर ये धरना पर बैठ जाते। तो आज इनको किसी भी राजनीतिक दलों को नजर नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल के हालात कैसे हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी को राजनीति करने का अधिकार है, क्योंकि मुझे मालूम है उनके जो भतीजे हैं उन्होंने उनको 4 धाम की यात्रा पे भेज दिया है कि अब ये राजनीति और सत्ता मैं संभालूंगा, आप दिल्ली जाइए, कोई आपकी दुकान चल सके तो वहां जाके चलाइए। और इसी पार्टी की नेत्री ने पूरे देश के लोगों को गुंडा बताया था। अब बताइए, जो भी लोग पश्चिम बंगाल में जाते थे उन्हें गुंडा कह के संबोधित किया जाता था। आज स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि आप आइए, क्यों नहीं, हमारा अपना देश है, हमारे देश के अंदर आप किसी भी प्रदेश और राज्य के अंदर जाकर के राजनीति कर सकती हैं। लेकिन ये देखिए, जब हम पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति करने जाते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को कैसे गुमराह किया गया, उनको ऐसा माहौल बनाकर दिया गया जैसे कि आप तो इस देश की नहीं है। तो ये जो भेदभाव की राजनीति और वो जो जिसे कहते हैं, आपने कहा रक्त रंजिश जो पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, जिसका संज्ञान ह्यूमन राइट कमीशन ने ले लिया, हाईकोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है जनता की। वहां पर हाईकोर्ट, ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है उसका एक और कारण भी है ना, वाजिब कारण मैं अगर आपसे पूछूं तो वो ये है कि आप लोगों की भली विधानसभा में सीटें बढ़ गई हो यहाँ पर, और हो सकता है ममता बनर्जी को इस बात का डर हो कि आप लोकसभा में भी आपकी सीटें बढ़ जाएंगी आने वाले समय में, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ इस विधानसभा चुनाव में, तो उनकी जमीन मजबूत है और इसीलिए वो चाहती है कि अब 2024 में आपके सामने खड़ी हो जाए। लेकिन संजय गुप्ता, आपके पास आते हुए सवाल मेरा ये है कि शिवसेना को भी लगता है कि ममता बनर्जी अब लोकतंत्र बचाएंगी दिल्ली दौरे से? देखिए प्योति शशि जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि बड़ी हैरत होती है मुझे ये देखकर कि हमारे देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टियां रूल में है, आज लोकतंत्र पर सवाल वही उंगली उठा रहे हैं। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया ने माना है और दुनिया ने ये जाना है कि अगर कहीं सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो भारत में है, वहां पर आज अगर रूलिंग पार्टी के नेता ही उस पर उंगली उठाएं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छे दिनों या सच्चे दिनों ये एक सही दिशा में सोच के साथ ही आते हैं। जिस तरह से पतझड़ पर नए पेड़ पर पत्ते आते हैं, ठीक इसी तरह से सही दिशा में सोच के साथ ही अच्छे या सच्चे दिन आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मुद्दों पर राजनीति करें, सरकार पर या केंद्र सरकार पर राजनीति सवाल उठाएं, कटघरे में भी खड़ा करें, मगर हमारे देश के लोकतंत्र को आप कटघरे में ना खड़ा करें। हमारे देश से बड़ा लोकतंत्र ना दुनिया में कहीं था, ना है और ना होगा। अच्छा, आप ममता बनर्जी के लिए बोल रहे हैं ना? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैं नहीं, समझना चाहता हूं, ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी अपने बंगाल में ध्यान दें, लोकतंत्र पर सवाल ना उठाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने दिलीप घोष जी ने भी बंगाल के अंदर लोकतंत्र पर सवाल उठाया। तो क्या दिलीप घोष जी क्या हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी की कैसे आई? और अगर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है तो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? कहां पे लोकतंत्र नहीं है? मतलब इस लोकतंत्र पर सवाल उठा कौन रहा है, ये देखने की जरूरत है। ये देखें कि लोकतंत्र पर सवाल उठा कौन रहा है। आज सही दिशा में सही सोच के साथ काम करने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से कोरोना काल में भी लड़ रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी, जिसको देश और दुनिया मान रही है, और उद्धव साहब जो दलगत राजनीति की बजाय इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र को आगे लेके जाना, किस तरह से देश को आगे लेके जाना, इस तरह की सोच का होना जरूरी है, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को लगाना जरूरी है। अब मैं थोड़ा समझ पाई हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसके पक्ष में कहना चाह रहे हैं और किस तरह से कहना चाह रहे हैं। मैं अब वो भूमिका समझ पाई हूं, शिवसेना की भूमिका जो रहती है ना संजय जी, अब आप मुझे समझा पाए हैं। लेकिन संजीव कौशिक, आप लोग मुझे बताइए कि कांग्रेस का इसमें रोल क्या है? भाई ममता बनर्जी आकर यहाँ पर ये कह रही है मैं हर 2 महीने में दिल्ली आऊंगी, तो दिल्ली में जो कांग्रेस बैठी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अब उनका रोल बिल्कुल खत्म कर दिया क्या ममता बनर्जी ने? लोकतंत्र की चिंता सिर्फ विपक्ष की एक नेता को दिखती है, वो ममता बनर्जी। देखिए प्रयोदी, बात सीधी सी है और शीशे के जैसे साफ भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
एक 50 साल की ब्राह्मण महिला जो 50 रुपए का चप्पल पहनती है, 500 रुपए का साड़ी पहनती है, वो 500 करोड़ रुपया वाले पूरे पार्टी को दल बदल जो लगातार वहाँ पे इतनी बड़ी कैंपेनिंग की, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, साथ साथ टॉप ग्रेड के जितने उनके प्रचारक थे उन सारे लोगों को झोंक दिया कलकत्ता में, और उन सारे लोगों को बैरंग ममता बनर्जी वापस भेज दी, दिल्ली भेज दी। ये सबसे बड़े शोध का विषय है, और निश्चित तौर पे जब इस तरह की कोई सफलता मिलती है तो सारे विपक्षी पार्टियों को मिल के जान के सीखने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सा ऐसा तकनीक लगाई जिसकी वजह से इन लोगों को बाहर कौशिक साहब बैरंग मुझे वापस ये कर दी। और बताइए ना, ये जो आपकी किसके बात में पीछे कौन बिल्कुल जाएगा, इत्तेफाक रखती हूँ आपकी सुन तो बात लीजिए, से। सुन बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। पयोधी, मैं सिर्फ सुन ये तो कह रही लीजिए हूँ, मेरी बात पूरी संजीव हो जी, जाने देना। अगर विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, आप ममता बनर्जी के लिए यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी के लिए यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, तो मैं वही कह रही हूँ, विपक्ष जमीन पर कहाँ है? ममता बनर्जी, चलिए मान लीजिए किसानों की आवाज सरकार नहीं सुन रही, ममता बनर्जी क्यों नहीं गई किसानों के पास अभी तक? सुन तो लीजिए, हमें तो बोलने दीजिए ना। पयोधी, सवाल किया आपने हमसे, तो हमें तो बोलने दीजिए ना। मैं अपना काउंटर तो करूंगी ना कौशिक साहब। मैं नहीं, ठीक है, कीजिए आप। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कौन किसके चेहरे के पीछे जाएगा, कौन चेहरा आगे रहेगा, ये भविष्य की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि वहां से ममता बनर्जी आई हैं, किसी भी पार्टी को अपने नेता को प्रधानमंत्री के पद पर देखने का अधिकार है, और यदि टीएमसी के नेता देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी देखते हैं, भाजपा देखते हैं या अन्य दलों को लोग देखते हैं। लेकिन ये बाद की बात है, मूल बात यह है कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को एक कॉकस में जकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, हर मोर्चे पर विफल वो पार्टी जिसको सत्ता से खाल फेंकने की बात है, यदि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक मंच पे आकर के और ऐसी कोई रणनीति बनाती है तो पेट में दर्द होता क्यों है? और ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एक हार को पचा नहीं पा रही है और लोकतंत्र में गाली देने का काम कर रही है, समझ जाए भारतीय। मैं सिर्फ ये कह रही हूं सुनिए तो कि सही, अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आती है तो जमीन पर आए ना सर, सिर्फ दिल्ली दौरा कर कर हवाई जहाज में आकर बैठकर इसी रूम में लंच करके और ये कह के हमने मंथन किया, आपको लगता है विपक्षी पार्टियां लोगों के दिलों में जगह बना लेंगी? सीधा सवाल है मेरा, बताइए ना आप। पयोधी, भारतीय जनता पार्टी इस हार को पचा क्यों नहीं पा रही है? क्यों लोकतंत्र में वो जनता को गाली देने पे तुली हुई है कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कहां हत्या हो रही है? इतने लोगों ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ जिस पार्टी को वहां वोट दिया और सत्ता में बैठाया, उसको आप गाली दे रहे हैं लगातार कि नहीं वहां पे हत्या हो रही है, वहां पे लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। यदि ये स्थिति वास्तविक होती, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सुरक्षा सिर्फ बंगाल में हो रही है राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की लोकतंत्र खत्म, ये प्लांटेड स्टोरी है ना? और इसलिए ममता बनर्जी को अब आ जाना चाहिए। वही मैं आपकी बात को सरल कर रही हूँ ना, इसलिए ममता बनर्जी को केंद्र में आ जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल में तो लोकतंत्र इतना मजबूत ममता बनर्जी ने कर दिया, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब केंद्र की बारी, ठीक है ना? ये प्लांटेड स्टोरी जिस तरह से बंगाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष के द्वारा जो लगातार, एक बार नहीं लगातार ये जो कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत लोग सहयोगी भी हैं, पूरे देश की जनता इस चीज को देख रही है। बदनाम करने की कोशिश, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को किस बर्बरता के कहां नहीं हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है? आप किसी एक स्टेट, आप ये कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश, जिस स्टेट में राम राज्य की बात होती है उस स्टेट, एनसीआरबी की आंकड़े में बताऊं, जिस स्टेट में राम राज्य की बात की जा रही है, जिस स्टेट में उस स्टेट की हालत क्या है, उसी की बात मैं कर रहा हूं ना, उसी की बात मैं कर रहा हूं। लगातार किसी एक को टारगेट करने की बात बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित है, आप ये कैसे कह सकते हैं? राजीव जी, लोगों ने जिस पार्टी को इतने बहुमत के साथ वोट दिया उसके साथ आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती हैं। थोड़ा संजीव कौशिक जी को एक चीज अपडेट करना चाहता हूं। यहाँ पे तो ये डिफेंड कर रहे हैं दीदी को, इनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कुछ जगहों पे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है धर्म के आधार पे। अगर वो धर्म विशेष से नहीं आते तो पश्चिम बंगाल के गांवों में नहीं रह पाते हैं। ये अपने ही नेताओं से पूछे वहां जा करके कि क्या हालात है आप लोगों के, महिलाओं के साथ घुसेड़ दिया ना, आप इस हार को पचा क्यों नहीं पा रहे जेटली जी? आप बगैर धर्म के, बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म हिंदू मुसलमान के बगैर काम चलने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको जिस तरह से बैरंग वहां से वापस कर दिया गया, निश्चित तौर से ये शोध का विषय है और लोग जानना चाहेंगे, सारी विपक्षी पार्टियां ये जानना चाहती है। सवाल मैं आपसे कहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि समय की कमी है। और बादल देवनाथ, मैं आपसे भी माफी चाहती हूँ, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपको मौका नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सिर्फ इस बात के साथ इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। संजीव कौशिक, आप विपक्ष हैं, आप सरकार पर सवाल उठाइए, आपका अधिकार बनता है, देश की जनता भी ये चाहती है कि मजबूत विपक्ष मिले, लेकिन बिना तथ्यों के और तस्वीरों को नकार कर मत कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.